किससे पूछ कर गई थी? वो धाड़ा था। इसका जहराना तेवर देख जरिश की सांसें सीने में अटकी थी। वो मैं मॉम डैड, जरिश सहमी नजरों से बोलने की सही करने लगी थी। आज ही क्यों जरिश? मैंने कहा था ना। क्या कहा था तुमसे? बुरहान सर्द आंखों से घूर रहा था। वो मैं डर गई थी। इसकी अपनी ही बाहों की गिरफ्त में वो आंखें नीचे बोली थी। बुरहान का सारा गुस्सा सवा हुआ था। आंखों में जज्बात की सुर्खी फैलने लगी थी। वो इसके मजीद करीब हुआ था। क्यों? किससे? मुझसे? मेरे प्यार से? मेरे शिद्दत भरे अंदाज से? या मेरी जुनूनियत से? वो एक हाथ इसकी कमर में डालकर जज्बात से बोझल आवाज में बोला था, जबकि जरिश का तनावुस बिखरने लगा था। बुरहान की गर्म सांसों के थप्पड़ इसके चेहरे से टकरा कर इसे सुर्ख अनारी कर गए थे। इसको बोलता न देख बुरहान ने इसकी कमर पर दबाव डाला था। सबसे इसकी शर्ट को मुट्ठी में जकड़े कपकपाती आवाज में बोली थी, लगना भी चाहिए। इतने दिनों से तुमको बख्शा हुआ था, आज मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। वो कहकर इसकी गर्दन पर दीवाना वार झुका था, जबकि जरिश निढाल से दीवार के साथ लगे इसके रहमो करम पर खड़ी थी। जब भी बुरहान ने दुपट्टा इसके गले से खींचकर फर्श पर फेंका था, इसको बाहों में उठाए बेड की सिमत भरा था। तो मुझसे भाग रही थी जरिश, मेरे जुनून से भाग रही थी। तुमने ये गलती कर कर मेरे जज्बात को और भड़का दिया है। मेरी शिद्दतों में इजाफा तुम्हारी मुझसे छीनने की कोशिश नहीं किया है। अब मुझे मेरे जुनून और मेरी शिद्दतों को बर्दाश्त करना तुम पर फर्ज हो गया है। जितना दूर जाओगी मैं इतना तुम्हारे करीब आऊंगा, इतना कि हमारे दरमियान बाल भर की मसाफत भी बाकी नहीं रहेगी। उसे बेड पर लटाकर इसके ऊपर घटा की तरह छा गया था। इसकी कान में सरगोशियां करता मुकम्मल इस पर काबज होता, इसकी सांसों को खुद में कैद किए फरार की राहें मसदूद कर गया था। इसे खुद में भीजकर अपने जुनून की दास्तान रकम करता चला गया था। जरिश बगैर मज़ाहमत के इसके हिसाब में बिखरती चली गई थी, जिसे वो बड़ी चाह से समेटता खुद में गुम कर चुका था। क्या आप तैयार हैं इस मिशन के लिए? यस सर। साल भी लग सकता है या इससे भी ज्यादा। सामने बैठी शख्सियत ने इसका बगौर जायजा लिया था। मुझे कोई मसला नहीं सर, पर मैं कोशिश करूंगा कि मिशन जल्द अज जल्द कंप्लीट करूं। अगर आप चाहें तो हम आपकी जगह किसी और को भी दे देते हैं। वो जानता था कि अभी ही एक मिशन मुकम्मल किया है, फिर से दूसरा, जबकि इसमें बहुत वक्त लग जाना था। पर ये ऑफिसर पर इन्हिसार होता है कि वो कितनी जल्दी कामयाबी हासिल करते हैं। नो सर, इसकी कमांड मैं ही लूंगा। टीम में मैं अपनी मर्जी से सिलेक्ट करूंगा। ओके, फिर आप अपनी टीम मेंबर्स चूज करें। बहुत जल्द आपको तमाम तर तफसीलात से आगाह कर दिया जाएगा। ओके सर। वो सल्यूट करता बाहर की जानिब आया था। एक सर सांस खारिज की थी। नजरों के सामने वो परी पैकर चेहरा घूम गया था। ओह मौलानी, अब बहुत जल्द तुम्हें मेरी बाहों में आना है। फिर पता नहीं कब मिलूं तुमसे। इससे पहले तुम्हें हमारे रिश्ते का एहसास, इसकी नज़ाकतों, इसकी खूबसूरती और अपने इश्क से मुतारफ करवाना चाहता हूँ। वो हल्का सा मुस्कुराया था कि दिलो दिमाग की रजामंदी से वो फैसला ले चुका था, जिसे घर वालों के सामने बताना था। तो शाह सही, बहुत दिनों से आप हमें फरामोश कर रहे हैं। आज एहसास दिलाया जाए कि कुछ हिसाब किताब भी चुकता किया जाए। वो बड़बड़ाया, आंखों में सुर्ख डोरे पड़ने लगे थे, चेहरे पर चट्टानों की मानस सख्त आसरा सजाए गाड़ी में बैठा था कि इसके जहन के पर्दों पर ईमान का रुखसती से इनकार करना घूम रहा था। आज वो इसके इनकार करने पर सजा देने का इरादा रखता था। क्या है हसन, सोने दो, क्यों बार बार तंग कर रहे हो? महम झुंझला कर बोली थी। पिछले 1 घंटे से वो महम को तंग कर रहा था। क्यों सोने दूं? हसन ने सवाल दागा था। मुझे नींद आ रही है। महम दांत पीसते पहले वाला जुमला दोहराया जो कब से कह रही थी। पर मुझे नहीं, तुम्हें क्या करूं? महम ने आंखें घुमाई थी। मेरे साथ जागो, इत्मीनान से ख्वाहिश बताई थी। कभी नहीं। अच्छा ना महम, हमने बेबीज के नाम सोचते हैं ना? हसन मुस्कुराहट दबा कर इसके रिएक्शन का इंतजार करने लगा। किसके बेबीज? हमारे और किसके? हसन बदतमीज, जिन कही के, क्या फजूल बोल रहे हो? महम को जलद मटाती इस पर चढ़ दौड़ी थी। फजूल नहीं मेरी जान, हम तो यहाँ शादी के चक्रों में हैं और आप हैं कि फजूल कह रही हैं। हसन ने अपना प्लान बताया। तो यही कि जल्द शादी होगी तो जल्द बच्चे आएंगे।
بعد میں ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہوگا نام سوچنے کا، تو بھی سوچ لیتے ہیں۔ اس کی بے باکی پر ماہم کا چہرہ حیار غصے کی شدت سے تپ اٹھا تھا۔ کچھ شرم کر لو بے شرم جن، جب حسین چڑیل چمٹ جائے تو شرم ڈر کا بھاگ جاتی ہے۔ مرو تم، لو اتنی جلدی کہاں، ابھی تو آپ کی روح کا اترنا باقی ہے، پھر ہمارے بچے آنا بھی باقی ہیں۔ حسان بے شرمی سے بول کر ماہم کو تپا غصہ بھرا چہرہ تصور میں لا کر گہرا مسکرایا تھا۔ تبھی ماہم بغیر کوئی جواب دیے اس کی بے باکی پر 2 حرف بھیجے، کال بند کر دل پر ہاتھ رکھا تھا جہاں دھڑکنوں نے ادھم مچایا ہوا تھا۔ وہ گہرے سانس لیتی دونوں ہاتھ اپنے سرخ ہوتے گالوں پر رکھے اور بیڈ پر ڈھہ سی گئی تھی۔ اس کی باتوں سے حال ہو گیا تھا کہ اس کی قربت میں کیا ہوگا۔ ماہم نے سوچ کر جھرجھری سی لی اور بلیک اینڈ سر تک اوڑھ لیا۔ منہ میں جلتا سگریٹ دبائے وہ آرام سے چلتا بیلکونی تک آیا تھا۔ ایک ہی جست میں گلاس ڈور دھکیل کر استحقاق سے کمرے میں قدم رکھا تھا۔ اندازے کے مطابق نیم اندھیرے میں نے استقبال کیا تھا۔ نظریں ادھر ادھر بھٹکنے کی بجائے بیڈ پر پڑے وجود پر پڑی تھی، جو پوری شان کے ساتھ اپنے بیڈ پر برجمان، چہرے پر دنیا جہاں کی معصومیت سموئے۔ اس کا چین و سکون نیندیں چرا کر خود خواب خرگوشی کے مزے لوٹ رہی تھی۔ احمد نے سخت سانس بھری تھی۔ سگریٹ کی طلب یکدم ختم ہوئی تھی۔ وجہ سامنے لیٹی خود سے بیگانہ اس کی بیوی تھی، جس کو دیکھ کر جذبات میں تلسم سا بھرپا ہوا تھا۔ سگریٹ کو نیچے پھینک کر پاؤں تلے روند کر بھاری قدم بیڈ کی جانب بڑھائے تھے۔ احمد بیڈ پر اس کے قریب بیٹھا تھا، جھک کر اپنے پیروں کے بھاری بوٹوں سے ذات کر اس کے انتہائی قریب ہو کر لیٹا تھا۔ ملہانہ نظر اس پر جمی تھی، برف جیسی رنگت پر خوبصورت نقوش، چھوٹی سی کھڑی ناک، گلابی رخسار، سرخ گلاب کی پنکھڑی کی مانند لب، سنہری آنکھوں پر سایہ افغان لمبی گھنی مژگان، شہد رنگ بال تکیے پر بکھرے۔ مدھم سانسیں لیتی وہ احمد کے بھڑکتے جذبات میں آنکھ پر تیل کا کام کر گئی تھی۔ اس کا چہرہ سوار تھا، جبکہ دل اس کی قربت اس کے لمس کے لیے مچل رہا تھا، پر وہ اتنی آسانی سے اسے بخشنے والا نہیں تھا کہ پل پل مولانی نے اسے تڑپایا تھا۔ اس کے فونز، کالز، میسیج کے بدلے چپ سادھ رکھی تھی۔ وہ تو اس بات کا حساب کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، اس پر اس کی جان بوجھ کر سنگین غلطی، رخصتی سے انکار۔ احمد کا غصہ سوانے سے پر پہنچ جا گئی تھی۔ کیا سوچ کر اس نے انکار کیا تھا؟ وہ تو اسے حاصل کرنے میں پل نہ لگائے۔ اس کے انکار کی کیا فوقیت تھی کہ وہ احمد کو اپنے قریب آنے، اس کی قربت حاصل کرنے سے روک سکے؟ وہ چاہ کر بھی احمد کو نہیں روک سکتی تھی، اس کے جنون سے واقف تھی۔ اس پر ایمان کا انکار، وہ بھی اپنے بھائی کے سامنے، احمد کے اشتعال کو ہوا دے گیا تھا۔ احمد سرخ آنکھوں سے اس کے نقوش کو ازبر کر رہا تھا۔ پیارا غصہ بیک وقت آیا ہوا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کے اس کے ریشمی سلکی بال ہاتھ میں لے کر اس کی نرماہٹ محسوس کی، پھر جھٹکے سے اس پر جھک چکا تھا، کیونکہ اپنا سارا وزن ایمان پر ڈالے۔ اس کی گردن میں چہرہ چھپائے اپنی شیو رگڑی تھی، گردن پر چبھن سے ایمان کسمسائی تھی۔ تبھی احمد نے اس کی گردن پر دانت گاڑ دیے تھے۔ اب کی بار درد کی شدت سے ایمان کی نیند بھگ سے اڑی تھی۔ احمد جان چکا تھا کہ وہ جاگ چکی ہے۔ تب جس جگہ دانت گاڑے تھے اسی جگہ اپنے دیکھتے لمس رکھا تھا۔ انکار کی وجہ؟ وہ اپنے من مانیاں کرتا گھمبیر سرسراتی آواز میں بولا تھا، جبکہ ایمان اپنے اوپر اس کا وزن نہ برداشت کرتے اس کو دور کرنے کی تگودوں میں ہانپنے لگی تھی۔ اس کی مزاحمت پر احمد نے چہرہ اس کی گردن سے نکال کر اسے دیکھا تھا، جو بالکل خاموش آنسو بہاتے اس کے سینے پر ہاتھ رکھے دور دھکیلنے کی کوشش کر رہی تھی۔ جواب نہ پا کر احمد کا میٹر شارٹ ہوا تھا۔ اسے ایمان پر ٹوٹ کر پیار آ رہا تھا، پر غصہ رکاوٹ بن گیا تھا۔ وہ پوری طرح ایمان پر چھایا اس کے بازو پر اپنی آہنی گرفت جما چکا تھا، سوائے سانس لینے کی حرکت کا سوال ہی پیدا نہ ہوتا تھا۔ بولو صحیح، ہمت بھی کیسے ہوئی تمہاری؟ کیا سوچ کر تم نے انکار کیا؟ احمد پیشانی پر تیوری چڑھائے سے استفسار کر رہا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے تمہارے انکار کی میری نظر میں کوئی ویلیو ہے؟ میرا یہاں پل پل مشکل سے کٹ رہا ہے، تم ہو کہ انکار کر رہی ہو؟ ڈیم اٹ! احمد دورانی اس کے جبڑے کو اپنے ہاتھوں کی سخت گرفت میں دبوچ کر دھڑا تھا۔ وہ بہت غصے میں تھا، اس کا دل کر رہا تھا بھی ملانی کی رخصتی کروا کر لے جائے۔ غصے کی شدت سے آنکھیں لہو رنگ ہو چکی تھی۔
वो मुलानी के लिए दिन ब दिन शिद्दत पसंद होता जा रहा था। आज ईमान की नाराजगी में कहीं बात इसके कानों में हथौड़े की मानद गूंज रही थी, जबकि ईमान इस दो हैकल यूनानी देवता को अपने ऊपर हावी देखकर सांस तक रोक गई थी। वो नाराज थी इससे, इतने दिनों से भूले हुए था, अब अचानक से आकर हक जता रहा था। सुनहरी आंखों में हिलकोरे लेता पानी झलकने को बेताब था, जबकि अहमद इसके दाएं बाएं हाथ रखे इसके चेहरे की उतार चढ़ाव देख रहा था। वो आज अच्छी तरह से इसका दिमाग ठिकाने लगाने का सोच चुका था। तभी कोई रायत बढ़ते बगैर इसके बालों को मुट्ठी में जकड़ा था। अहमद, मुझे दर्द हो रहा है, ईमान रोती हुई बोली थी। अहमद ने गिरफ्त ढीली की, बगौर इसका चेहरा देखा, जो लब भीजे बिना इसके सवाल का जवाब दिए जख्मी निगाहों से इसे देख रही थी। अहमद को अपना दिल इनके नैन कटोरों में डूबता महसूस हुआ था। गुस्सा जैसे भूल गया था, एक और ही जज्बा सर चढ़कर बोल रहा था, इस नाजुक जान को खुद में समो लेने का। पर अभी खुद पर काबू रखे वो झटके से इस पर से उठा, पांव बेड के नीचे लटकाए शूज पहनने लगा। ईमान भी भीगी पलकों से फौरन उठ बैठी थी। अहमद ने गर्दन हल्की सी घुमाकर इसे देखा, जो सरापाए क़यामत बनी इसे ही देख रही थी। अहमद की नजरें इसकी गर्दन पर पड़ी, जिसकी गुस्ताखियों और शिद्दत से सुर्ख पड़ चुकी थी। सुर्ख धब्बे जा बजा थे, वहीं कॉलर बोन से जरा ऊपर दांतों के निशान वाज़ेह थे। अहमद के लब मुस्कुराहट में ढले थे। इसने हाथ बढ़ाकर अपनी उंगली दांतों के निशान पर रखी थी। नहीं बताना चाहती, तुम्हारी मर्जी, पर अब तुमसे इन गलतियों का हिसाब हमारी वेडिंग नाइट लूंगा अपने तरीके से। जितनी गलतियां करोगी वो सब जमा होती रहेंगी, फिर शादी की रात। सुनो, अहमद की बात अधूरी छोड़ी थी। अब से हमारी मुलाकात ठीक हमारी मेहंदी की रात होगी। उसके सुर्ख तपे चेहरे को गहरी नजरों से देखता उठा था। बैल्कोनी की जानब कदम बढ़ाए थे, साथ ही अगली मुलाकात का वक्त भी बता चुका था। ईमान का दिल धक धक कर रहा था। वो तनफ्फुस बहाल करती से जाता देख रही थी। मैं नाराज हूँ, इसने हिम्मत कर कर कहा था। मैं मना लूंगा, तुम पूरी तरह मेरी दस्तरस में आ जाओ, फिर मेरे मनाने से पहले ही मान जाया करोगी और दोबारा नाराज होने का तसव्वुर भी नहीं करोगी। वो बिना मुड़े अपनी लंबी चौड़ी दलील इसके 14 तबक रोशन करता इसकी नाराजगी को खत्म कर चुका था। जिस काम के लिए आया था, इसका अच्छे से मुलानी को सबक सिखा चुका था। इसको बावर करवाता इसकी नजरों से ओझल हो चुका था। आज इतवार का दिन था, सब घर में ही मौजूद थे। जब वो नक्सक सा तैयार ब्लैक जीन्स पर व्हाइट शर्ट पहने, जिसमें इसका वर्जिशी जिस्म, चौड़ा सीना, फूले मसल वाज़ेह तौर पर शर्ट के ऊपर से दिख रहे थे। मुझे अब सबसे जरूरी बात करनी है। वो सोफे पर आरामदाह हालत में बैठकर एक नजर सबको देखकर बोला था। सब ने सवालिया नजरों से इसे देखा था। मैं शादी करना चाहता हूँ, इसने कहकर नजरें फोन की स्क्रीन पर जमा ली थी, जबकि बाकी सबके चेहरे पर खुशगवार हैरत आई थी। निकाह मैं कर चुका हूँ, अब बस रुखसती करवानी है। अब की बार इसने बम फोड़ा था। निचला लब दबाए चोर नजरों से इनके चेहरों को देखा था। निकाह कर चुके हो तो रुखसती करवा के भी ले आना था, हमें बताने की क्या जरूरत थी। वजह साहब गम और गुस्से से तंजिया बोले थे। अहमद ने एक नजर वजह साहब को देखा था। आई एम सॉरी डैड, मैं जानता हूँ आप सबको सुनकर काफी बुरा लग रहा है, पर हालात ही कुछ ऐसे थे कि मैं बता नहीं सकता था। सब मेरे मिशन के दौरान ही हुआ था। अगर मैं बता देता तो शायद मैं अपने मिशन में कामयाब नहीं होता। इस वक्त इस निकाह को मख्फी रखना जरूरी था। इतना ही जरूरी इसकी हिफाजत भी थी, जिसकी हिफाजत के लिए निकाह करना पड़ा, क्योंकि बिना किसी रिश्ते से मैं इसे अपने पास नहीं रख सकता था। इसकी इज्जत मेरे लिए बहुत अजीज थी, जिसकी बिना पर समीर शाह की रजामंदी से मुझे ईमान से निकाह करना पड़ा, और मेरी भी यही ख्वाहिश थी। अब की बात दूसरा बम फोड़ा था, साथ ही लंबी चौड़ी तफसील से इनको हालात से आगाह किया था। ईमान से निकाह? जरीश हम बैक वक्त बोले थे, नहीं बल्कि चीखी थी। अहमद ने मुस्कुराहट दबाए जरा सा सर हिलाया था, जबकि बुरहान के चेहरे पर साया सा लहराया था। वो सपाट नजरों से अहमद को देख रहा था। समीर भाई की मर्जी से? कैसे? जरीश ने तजस्सुस से पूछा था। अहमद ने बात गोलमोल कर आबद जोया समीर की दुश्मनी के हवाले से बताया था। आबद जोया गैर मुल्की गैंग का हिस्सा था, जो इनका मिशन था पर ईमान का पीछा करना। समीर को धमकी, ईमान और अपने निकाह का बताया। ये सुनकर सबके चेहरे खुशी से चमक रहे थे। बीजी को ईमान पहले ही अहमद के लिए पसंद आई थी। अब आज आप लोग जा रहे हो ना रुखसती की डेट फिक्स करने, 3 से 4 दिन में डेट फाइनल करें, अहमद ने हुक्म सादर किया था।
हाँ हाँ क्यों नहीं, हम आज ही सब जाएंगे, बीजी अहमद का माथा चूमती बोली थी। बुरहान ने सुनकर सद सांस भरी थी। इसे अब ईमान से कोई वास्ता नहीं था। इसकी शादी हो चुकी थी जो इसकी रगों में बसने लगी थी। इसे सर झटका कि अब इस छोटे भाई की बीवी थी। इसके बारे में सोचना भी गुनाह था। मैं सबके लिए मीठा बनाकर लाती हूँ। जरिश चहकर उठी थी तभी अपना सर थामकर वापस सोफे पर गिरी थी। क्या हुआ? माहम ने जल्दी से माथा भिजी जो काफी दिनों से इसकी हालत नोट कर रही थी अब शक यकीन में बदल गया था। पुत्र चक्कर आ रहे हैं क्या? बीजी जी भी मुतला रहा है। क्या जी? तभी खुशी से बोली, मुबारक हो बुरहान पुत्र। इस बात की मुबारक वो जो परेशानी से इसे थामकर बाहर ले जा रहा था कि रुका। बाप बनने वाला है तू। क्या? खुशी और हैरत से बुरहान ने जरिश को देखा था जो सबके सामने शर्म से चेहरा झुकाए खड़ी थी। अहमद खुशी से बुरहान के गले लगा था। सब एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे थे। अहमद और माहम चाचू और फुप्पो बनने पर काफी खुश लग रहे थे और जहाज साहब और बीजी दादा दादी बनने पर खुश थे, जबकि बुरहान और जरिश की तो बात ही अलग थी। कुछ देर बाद डॉक्टर ने आकर वही बताया जो बीजी ने कहा था। उसे रेस्ट की तलकीन और कुछ जरूरी हिदायत देती चली गई थी। वजह सब समीर शाम को शाम में अपनी फैमिली के साथ आने और डिनर शाह बिल्ला में करने का बता चुके थे। समीर जानता था सब क्यों आ रहे थे। ओफ क्या है, आंखें कहाँ है तुम्हारी? रिमशा जो मॉल आई थी किसी से बुरी तरह टकराई थी कि इसका बैग जमीन बोस हुआ था। वो तो घूम ही गई थी। मुकाबल मुस्कुराहट दबाए रमशा को सुलझा गया था। रमशा जो जमीन से अपना बैग उठा रही थी, जाजब की आवाज पर झट से सर उठा के इसे देखा जो दोनों हाथ जीन्स की पॉकेट में डाले इत्मीनान से खड़ा था। जाजब इसे उजरत में मौत से निकलता देख चुका था। जब भी जानबूझकर इससे टकराया था, यह भी मतवजा करने का एक तरीका था। तुम डायनो, तुम मेरा पीछा कर रहे थे? वो बैग वहीं छोड़े सीधा होते चले आई थी। खुश फहमी वो बोलकर यहाँ वहां देखने लगा था। मुझसे टकराए क्यों? मैं कब टकराया? तुम तो खुद टकरे मारती फिर रही हो। मुझे भी मार दी तुमने, बकरी ना हो तो। अपना बाजू सुलझाता मसनूई दुख से बोला था। ये टकरे मारना तो तुम बकरों का काम है डायनो। सारी मेरी चीजें गिरा दी, उठा कर दो। वो हाथ कमर पर टिकाए जाजब को आंखें दिखाकर बाल एक अदा से पीछे झटकती रौब से बोली थी। व्हाट मी? जाजब ने हैरान कुन होते पूछा। यस यू, रिमशा ने दांत पीसते कहा था। यू वांट मी टू पिक इट अप? जाजब ने खुद की जानब उंगली की एक बार फिर से पूछा। हाँ तुम ही। समझ आ रही ना तुम्हें? मतलब तुम खुद उठा कर दो मेरा सामान। रिमशा तो फट पड़ी थी इसके बार बार पूछने पर। अकल से पैदल इंसान, इतना बड़ा टोकरा दिमाग से खाली सजाया हुआ है, एक बार कहीं बात भेजे में नहीं घुसती। वो बाआवाज बड़बड़ाई थी।